हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और वहाँ पे देखा था कि टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो है मेजर फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा भी और फैक्टर्स थे, जैसे कैटलिस्ट था, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट था, रिएक्शन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट था। ये सब और फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शंस को। लेकिन हम लोग अब फर्दर सिर्फ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेट जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेट लॉ कहते हैं, जो हम लोग अभी डेवलप करेंगे। तो रेट लॉ बेसिकली क्या बताता है? वो बताता है कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसकी डिपेंडेंस किस पे? कंसंट्रेशन पे उस पे की डिपेंडेंस कैसी है, कि इसका मतलब कि विद कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह चेंज हो रही है, ये बताएगा रेट लॉ। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर रहे थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक कंपोनेंट ए के टर्म में डिफाइन कर रहे थे तो किस तरह लिख रहे थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखी थी। एक लिखा था कि जब मोल के टर्म में डिफाइन कर रहे थे -1/v dNA/dt, और इसकी यूनिट क्या थी रेट ऑफ रिएक्शन की? चेंज, ये यहाँ से मोल पर लीटर, एक कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर होती है, तो मोल पर लीटर इंटू टाइम को सेकंड में मेज़र कर रहे थे, तो ये यूनिट आई थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस की, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अब रेट लॉ होगा, वो डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि डिपेंडेंस जो है कंसंट्रेशन की, रेट ऑफ रिएक्शन की, किस पे? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को जो डिपेंडेंस है कंसंट्रेशन पे बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हमेशा अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो जनरल स्टडी थी कि जनरली क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाती है, लेकिन हमेशा नहीं होता, वो ऑलवेज ट्रुथ नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। कभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी, कभी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। कभी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसका मतलब आप चाहे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करिए, चाहे कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करिए, रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई अफेक्ट नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जो डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शंस की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो सिर्फ कैसे डिटरमिन की जा सकती है? वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन की जा सकती है। क्या एक तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन करने का, डिपेंडेंस उसकी, वो है एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए, वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज करिए रिएक्टेंट की, और देखिए कि कैलकुलेट करिए कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है। तो इसको जस्ट अगर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखें, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्शन ए है, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है। तो हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शंस को ए के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, बी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जो अगर फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने देखा क्या कि जैसे एक कंसंट्रेशन ए थी, एक ए की कोई कंसंट्रेशन थी, हमने जैसे बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, मतलब रिएक्शन हो रही थी, एक कंपोनेंट ए था, एक रिएक्टेंट बी था, दो रिएक्टेंट थे, दोनों में से एक बार हमने बी की कंसंट्रेशन को रखा कांस्टेंट, और ए की कंसंट्रेशन को हमने कर दिया डबल कर दिया।
क्या किया हमने, डबल कर दिया। तो देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जा रही है, ये एक्सपेरिमेंट है वो, तो हमने देखा कि डबल हो गई। क्या हो गई, डबल हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना डिपेंड कर रही है किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन कौन से कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल है ए के कंसंट्रेशन के। जैसे ही आपने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। फिर एक्सपेरिमेंट वही फिर परफॉर्म कर रहे थे। फिर हम लोगों ने दूसरी बार में क्या किया कि ए को जो है ना हमने कांस्टेंट रखा, ए की कंसंट्रेशन को, मतलब ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं किए। बी के कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, बी के कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, डबल किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। ROR क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। हमने ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, बी के कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो किस तरह डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन, बी के कंसंट्रेशन के पावर पे डिपेंड कर रही है ना। कि अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी की तो पावर 2 था, तभी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यही हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हम लोगों ने, कंसंट्रेशन ए की हमने क्या की, ए सी से कंसंट्रेशन होता है ए कंपोनेंट के लिए, तो ए कंसंट्रेशन हमने डबल की, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए डबल हो गया। तो उस वक्त हम लोग क्या शो करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वही रिएक्टेंट थे। हमने इस बार क्या किया, कंसंट्रेशन बी की हमने डबल की। जब बी की डबल किया तो हमने देखा कि 4 टाइम्स हो गए। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना 4 गुना बढ़ गई। रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले मान लीजिए 1 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, इतना फास्ट हुई कि वो 1/4 टाइम में जो है 15 मिनट में कंप्लीट हो गई। तो हम इस केस में क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, मतलब सी जो बी कंपोनेंट है, बी रिएक्टेंट है, उसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों रिएक्टेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सी ए के है, की पावर कितनी के, 1 की है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके, बी के पावर के कितने प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाने के लिए फैक्टर हम लोग लिख देते हैं कांस्टेंट के, CA/CB स्क्वायर। यही रेट लॉ है। रेट लॉ यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक न्यूमेरिक टर्म में वो किया है। रेट लॉ जनरली जो है ना इनकी पावर जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उस पर कभी डिपेंड कर सकता है, वो कहीं वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पावर आ रही हैं ये एक्सपेरिमेंट से आती हैं। CA और CB की जो पावर्स आ रही हैं वो हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन जो है ए के कंसंट्रेशन से किस तरह वेरी कर रहा है या बी के कंसंट्रेशन पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। तो ए के कंसंट्रेशन पे किस तरह डिपेंड कर रहा है, बी के कंसंट्रेशन पे किस तरह डिपेंड कर रहा है, इसी को कहते हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म जो है ना रेट इक्वेशन का। और ये के क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, के है रेट कांस्टेंट। तो ही रेट कांस्टेंट ये रेट एक्सप्रेशन हो गई, इसको रेट लॉ भी बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जो रिएक्शन हो रही है हमको एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है ना देखेंगे कि जो रिएक्टेंट हैं उनका कोएफिशिएंट क्या है, उसको ही कंसंट्रेशन की पावर लगा देंगे तो जो है वो रेट एक्सप्रेशन आ गया। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, उन्होंने कहा कि जैसे एक रिएक्शन हो रही A+3B गिव्स टू प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या R कह दीजिए, उन्होंने कहा कि हम लोग
के लगाएंगे रेट कांस्टेंट, सी ए इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इन्होंने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोले हम पावर 1 लगा देंगे। उन्होंने कहा कि बी की कंसंट्रेशन सी बी लिखेंगे, पावर कितना है बी लगा देंगे, तो उन्होंने बोला इसकी पावर लगा देंगे। बोले उन्होंने कहा कि रेट हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वही रेट लॉ में आएंगे। लेकिन ये जो है ना बहुत लिमिटेड रिएक्शंस के लिए ट्रू था, ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए ये ट्रू नहीं था। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उसके लिए ही हम लोग जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उसको ही जो है कंसंट्रेशन के पावर में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 और 3 जो है यहाँ पे ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे रिएक्टेंट के, और उन्हीं को पावर में लगा दिया है। और इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं कि जो रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट ए है उसके फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन है, और जो बी है उसके थर्ड ऑर्डर पे जो है डिपेंड कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, उनको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली रेट इक्वेशन क्या हो गया, जैसे एक रिएक्शन थी ए प्लस बी, हमने जब ए के टर्म में लिखा तो माइनस डी सी ए ओवर डी टी, बी के टर्म में लिखा तो माइनस डी सी बाई डी टी डेल सी बी बाई डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। इसको कैसे लिखते हैं, वो जो मोल्स लिखते हैं, मोल्स को फिर वो कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं। तो अगर लिक्विड फेज रिएक्शन थी, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो उसकी जगह हम लोग लिख पा रहे थे, उसकी जगह हम लोग लिख ले रहे थे सी बी, और वी से भी कैंसिल हो जा रहा था। तो बेसिकली हुआ यहाँ तक हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फंक्शन किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी, और दूसरी चीज़ पे होती है जो मेजरली टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम जो है उस पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर ऑफ रिएक्टर जो है, रिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड कर रही है। लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है तो माइनस आर ए हम लोगों ने लिखा है। जो माइनस आर ए है, क्योंकि लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए वहाँ प्रेशर का कोई रोल नहीं होता, तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट हमारा इस केस में क्या है ए बी है, उन पे डिपेंड कर रही है। और टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जो जिस रिएक्शन पे टेम्परेचर हो रही है उस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग रेट लॉ को और देखते हैं कि रेट लॉ किस तरह हम लोग लिखते हैं। तो जैसे एक रिएक्शन आप कंसीडर कर लीजिए, ये कंसीडर है रिएक्शन ए, रिएक्टेंट है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, स्मॉल ए है, फिर रिएक्टेंट बी कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है। अब रिएक्शन हो रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये लिक्विड फेज रिएक्शन है, इसलिए जो है ना प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ए जो है उसकी एन ए पावर पे डिपेंड कर रही है। एन ए पावर कह दीजिए या अल्फ़ा कह दीजिए, मान लीजिए हम लोग एन ए ही कहेंगे। तो जो रिएक्टेंट ए था उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी एन ए पावर, एन ए कोई एक नंबर हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसी तरह जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था बी की एन जो है एक नंबर है ए कंपोनेंट के लिए, तो इसलिए एन ए लिख दिया हम लोगों ने। बी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, बी जो कंपोनेंट था उसके एन पावर एन बी, कंसंट्रेशन टू द पावर एन बी पे डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि ए पे भी डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सी ए की पावर जो है क्या है अपना एन ए, एन ए, सी बी की पावर कितना है एन बी, और हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। इसको क्या कहते, रेट कांस्टेंट है ये, सी ए के सी ए टू द पावर एन ए, सी बी कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन बी।
अब CA क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है। उस जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ए की क्या कंसंट्रेशन है, CB क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की क्या कंसंट्रेशन थी, जो Na क्या है, Na है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ए कंपोनेंट के, रिएक्टेंट ए, और बी हम लोगों ने यहाँ बीटा चेंज कर दिया था, Nb जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि जो Na है, Na जो कंसंट्रेशन जो थी उसकी पहले ए वाले कंसंट्रेशन की जो पावर लगी है वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किसके रिस्पेक्ट में, एक रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, कि जो रिएक्टेंट ए होगा उस पे किस तरह डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। Nb जो होगा, स्मॉल nb है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में किस तरह डिपेंड कर रही है। तो अगर हम Na प्लस Nb को ऐड कर दें तो ये होती है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसको n बोलते हैं, स्मॉल n। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो डिपेंड कर रही थी कंसंट्रेशन जो आपका था उसकी पावर Na के, और रेट ऑफ रिएक्शन और डिपेंड कर रही थी जो कंसंट्रेशन आप, जो दूसरा कंपाउंड था B था आपका रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन की पावर Nb पे। तो जब हम उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो K एक रेट कांस्टेंट लगा देंगे। रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर एक ही रखा हुआ है और फिर कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर जैसे आप टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, कंसंट्रेशन भी चेंज कर रहे हो, तो ये तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर जाएगा, और ये K भी हर टेम्परेचर के लिए अलग होगा। तो CA जो क्या थी वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है, CB जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B है। जो Na है एक तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टिंग स्पीसीज़ है। तो Na जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A है, और Nb जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B है। तो जब Na और Nb एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, तो ये कोई भी वैल्यू वो कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं N से। और K क्या है, K आपका है रेट कांस्टेंट है, या उसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तीन में से कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। यूजुअली रेट कांस्टेंट्स के ही नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो कितने लिख सकते हैं, एक रिएक्शन के लिए कितने रेट ऑफ रिएक्शन लिखे जा सकते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ है, ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, बी के टर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक रिलेशन होता है। अगर ए के टर्म में लिखा है तो बी के टर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं। वो जो इसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि -RA डिवाइड बाई इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बराबर -RB डिवाइड बाई उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो रेट एक्सप्रेशन है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक रिएक्शन के लिए कितने रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। अगर एक स्टेप में हो रही है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन वही रिएक्शन जो है ना मल्टीपल स्टेप में हो रही है, एक स्टेप में नहीं कंप्लीट हो रही है। जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस थी हमने जैसे देखा था, वो 2-3 स्टेप में इनिशिएशन होता था, प्रोपगेशन होता था, फिर टर्मिनेशन होता था। एक 2 से ज़्यादा स्टेप्स में, 3 स्टेप में हो रही हैं, तो उनके जितने स्टेप्स हैं उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखे जाएंगे। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म को थोड़ा सा हम लोग और
डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। ये रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस, मान लीजिए कि यहाँ पे जो डॉट डॉट लगा हुआ है और कोई रिएक्टेंट है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे लिमिटेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था वो देखा था हमने कि वो रिएक्टेंट उसमें सिर्फ 2 ही थे। अब इसमें अनलिमिटेड रिएक्टेंट हो सकते हैं, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, तो उसमें किस रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो हम लोग हमेशा जो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमारा होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, जो लिमिटिंग का मतलब जो रिएक्शन में सबसे कम है और सबसे पहले कंज्यूम हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। भाई अगर एक रिएक्शन हो रही है, उसके लिए 2 रिएक्टेंट हैं मान लीजिए, उस रिएक्शन में अगर एक ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में होता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे, अपनी रेट लॉ जो होगा, हमेशा रिएक्टेंट लिमिटिंग, ऐसे रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे जो लिमिटिंग होगा। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हो रही, ये रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही थी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सी ए की पावर कुछ भी होगी, मान लीजिए क्या हम कह देते हैं एन ए कह दीजिए, अल्फ़ा कर दीजिए, एन ए पे डिपेंड कर रही है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है, लेकिन एक जस्ट एक नंबर होगा। 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ये फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। सी बी को हम लोग कह देंगे कि इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सी एन बी बोल देंगे, पावर एन बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी क्या हुई, जो हम लोगों ने पीछे दिखा था कि आता था जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते थे तो के आता था, और फिर क्या है यहाँ पे सी ए सी बी, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, जितने रिएक्टेंट होंगे सबकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। और क्या ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब ये है कि उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, किस तरह भी हर एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अगर रेट कांस्टेंट जो है ना एक ही है, तो डिपेंड करती है किसका फंक्शन होती है, कंसंट्रेशंस का फंक्शन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना फंक्शन किसका है, कंसंट्रेशंस का। टेम्परेचर का भी होती है, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। लेकिन अगर एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं एक रिएक्शन के लिए, तो जो सिर्फ फंक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन पे। तो जितने भी रिएक्टेंट हैं, 1 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये हमारा रेट लॉ है जो हमने लिखा कि के रेट कांस्टेंट इनटू पहला रिएक्टेंट जो है उसकी पावर कुछ भी होगी, यानी हम नहीं जानते पावर क्या होगी, देख के जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नहीं होगी, वो हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो ये 1 भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप देख के नहीं कह सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो यहाँ पे इसकी किस तरह डिपेंड कर रहा है, 1 है या 2 है या 0.5 है या 0.6 है। तो एक्सप्रेशन जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। जो आपकी ये एक्सप्रेशन यहाँ हमने लिखी हुई एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ है या काइनेटिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं, या रेट इक्वेशन बोल देते हैं, 3 में से कोई चीज़ बोल सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन और देख लीजिए, रेट कांस्टेंट और यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की। तो जैसे एक रिएक्शन हो रही है, उसमें 2 रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बने, एक आर बना, एक एस बना। 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, ये जस्ट एक हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं। तो स्मॉल आर उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो -RA जो हम लोग लिखते हैं
वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, K टाइम्स Ca की पावर Na Cb की पावर Nb। जो Na और Nb है वो हमें मालूम पड़ेगा एक्सपेरिमेंट से। तो अगर कंसंट्रेशन आप एक कर दें, जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन आप यूनिटी ले लें, मतलब 1 मोल पर लीटर ले लें, तो 1 की पावर आप कुछ भी लगाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी भी कंसंट्रेशन 1 है तो आप इसकी भी अगर कंसंट्रेशन 1 है उसकी पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 आएगा। तो अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज़ जो हैं आप उनकी जो है कंसंट्रेशन 1 ले रहे हो, यूनिटी ले रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K के बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन की अब हम लोग यूनिट देखेंगे तो डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है आपकी, मान लीजिए K Ca की पावर Na, इस एक्सप्रेशन से हम लोग लिख रहे हैं Cb की पावर Nb। और रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोगों ने यूनिट देखी थी, क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट जब लिख रहे हैं तो इसको लिख देंगे क्या चीज़, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। इस इक्वल टू K की यूनिट निकालनी है तो K की यूनिट रहने देंगे। Ca की यूनिट क्या होगी, Ca का क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर क्या है, Na है, इंटू Cb की कंसंट्रेशन भी की क्या होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। और ये इसकी पावर कितनी है, Nb है। अब इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये मोल्स पर लीटर पर सेकंड पहले से था, तो मोल पर लीटर, सेकंड को हम लोग अलग कर ले रहे हैं, इंटू 1/सेकेंड। अब इसको पूरे को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, अपने पास है मोल पर लीटर की पावर Na इंटू मोल पर लीटर की पावर Nb। ये किसके बराबर है, K के बराबर आ रहा है। अब देखिए यहाँ मोल पर लीटर की पावर इसकी कितनी है, पावर 1 है, और डिवीज़न में क्या है, मोल पर लीटर की पावर Na प्लस मोल पर लीटर की, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो K बराबर क्या हो गया, मोल पर लीटर है ऊपर, मोल पर लीटर की पावर 1 इंटू 1/सेकेंड, ये पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा, डिवाइड बाई, अब क्या होगा, मोल पर लीटर, बेस दोनों का सेम है, तो मोल पर लीटर की पावर क्या हुआ, Na प्लस Nb, पावर ऐड हो गई। अब क्योंकि यहाँ देखिए मोल पर लीटर है, यहाँ पे भी मोल पर लीटर है, पावर बेस सेम है, और पावर जो है तो फिर पावर ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो K बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोल पर लीटर की पावर क्या है, 1 माइनस Na प्लस Nb ब्रैकेट में इंटू 1/सेकेंड। दूसरे पेज पे हम लोग थोड़ा सा इसको लिख दे रहे हैं बेटर, इसमें यहाँ पे स्पेस कम हो गया है हमारा, तो हो जा रहा था हमारा जो K आया था, K की यूनिट जो है, यूनिट ऑफ K क्या था आपका, मोल पर लीटर की पावर 1 था इंटू 1/सेकेंड था, अपॉन मोल पर लीटर की पावर Na प्लस Nb था। अब हमने देखा था कि Na प्लस Nb बराबर N होता है, ये क्या है, ओवरऑल N जो है क्या है आपका, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग Na प्लस Nb की जगह क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, तो K बराबर आपका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर
इंटू 1/सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर n। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 है 1। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस n इंटू 1/सेकेंड। ये हो गई आपकी k की यूनिट आ गई। तो k की यूनिट क्या हो गई, एक बार और हिसाब से लिख देते हैं, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू 1/सेकेंड। ये हो गई k की यूनिट। अब k की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो k किस यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो k की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ना क्वेश्चंस में आपको जो है ना ऑर्डर नहीं बताया जाएगा कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, लेकिन यूनिट k की दी जाएगी। तो यूनिट से ही हम लोग को गेस करना पड़ेगा कि उसकी जो है ना उस रिएक्शंस की जो है ऑर्डर क्या है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करके, ये है अपना मेन इक्वेशन जो आया है इसका कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट की यूनिट का। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब n जब ज़ीरो होगा, n जब ज़ीरो होगा इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k की यूनिट आएगी, क्या आएगी, मोल, यहाँ पे देखिए मोल पर लीटर, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं, इंटू 1/सेकेंड। तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये k की यूनिट आएगी कब, जब आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसी तरह जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो k की यूनिट क्या आएगी, मोल, अब यहाँ फर्स्ट 1 लिख देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर की पावर 0 इंटू 1/सेकेंड। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, 1/सेकेंड। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही होगी तो जो k की यूनिट होगी 1/सेकेंड होगी। अब इसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो क्या होगी, n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, n की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। तो k की यूनिट क्या आएगी आपकी, मोल पर लीटर की पावर -1 इंटू 1/सेकेंड। अब -1 है तो -1 में क्या करते हैं, ये जो फ्लिप हो जाते हैं, लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल्स नीचे चले जाएंगे और उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, लीटर पर मोल इंटू 1/सेकेंड। ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी। तो क्वेश्चंस में इसका रेट ऑफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको एक रेट ऑफ रिएक्शन ये कोई एक्सप्रेशन देगा, उसमें आपको है कि ये नहीं बताएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसमें k की यूनिट दे दिया है। जैसे अगर k की यूनिट दिया है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर वहीं उसने ऑर्डर यूनिट दिया 1/सेकेंड, तब भी हम लोग समझ जाएंगे कि यूनिट क्या है, उसकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसी तरह वहाँ पे कहीं पे मूल यूनिट दी हुई है k की लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो वो इसका मतलब हुआ कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वो एग्ज़ाम में हमको बताएगा नहीं कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, और फिर हमसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का यूज़ होएगा। तो तभी हम लोग जो है ना आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक रिएक्शन दी हुई है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, कह रहे हैं कि इफ़ के रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻5। अब ये क्या है, उसके साथ ये यूनिट उसकी दी हुई है लीटर स्क्वायर, मोल्स की पावर -2, सेकेंड इनवर्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या, कि मोल k की यूनिट दी हुई है।
तो के की यूनिट का हम लोग जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका क्या है, के की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू 1/सेकेंड। अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग बराबर कर रहे हैं, के की यूनिट के बराबर करेंगे तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। अब यहाँ लीटर है, लीटर हमारा कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में। मोल्स कहाँ है हमारा, मोल्स ऊपर आना चाहिए। सेकंड कहाँ है, सेकंड हमारा डिनोमिनेटर में आना चाहिए। सेकंड को हम लोग बनाएंगे तो सेकंड की पावर -1 है, जिसका मतलब क्या हुआ 1/सेकेंड है, ये ठीक है। अब मोल्स की पावर क्या है, -2 है, और मोल्स को हमें ऊपर लेना है। मतलब इसको अगर हम लोग अभी देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, लीटर पर मोल की पावर 2 लिखा हुआ है इस वक्त। भाई इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को किस फॉर्म में चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, सेकंड तो डिनोमिनेटर में चाहिए, सेकंड डिनोमिनेटर में है, मोल्स ऊपर चाहिए। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये इस रिएक्शन को, इसको हम लोग लिखेंगे मोल, उसको हम लोग लिख रहे हैं क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। अब हमने क्योंकि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो हम लोग को पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा, -2 इंटू 1/सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में हमारा है मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू 1/सेकेंड, और राइट हैंड साइड में अपना है मोल पर लीटर की पावर -2 इंटू 1/सेकेंड। 1/सेकेंड बराबर है और दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, तो इसका मतलब मोल पर लीटर की जो यहाँ पे ये 1 - 1 की जो वैल्यू है वो -2 के बराबर होगी, तभी दोनों चीज़ें, इसका मतलब होगा 1 - n शुड बी इक्वल टू किसके, -2 के। तो n को इधर ले जाएंगे, 1 + 2 = n। तो n की वैल्यू जो आएगी कितनी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं किससे, यूनिट अगर रेट कांस्टेंट की दी हुई है तो। आप लोग इसके प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस के रेट ऑफ, जहाँ पे रेट कांस्टेंट की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे।